तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते हैं आए हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास। और ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। और इनका लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण जी इनका लेखक है। और इससे पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे हो, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 यदि नहीं देखे, जाकर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जाकर आप पहले वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम संपूर्ण क्रांति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और ये परिचय, लेखक परिचय जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और संपूर्ण क्रांति आपका ये हेडिंग से ही मालूम चल गया होगा कि इसके अंदर हमको यानी कि कैसा ये भाषण है, ये कविता नहीं है। संपूर्ण क्रांति पूछा एग्जाम में पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है मेरे दोस्त, ये संपूर्ण क्रांति ये एक भाषण है, ठीक है। तो याद रखने की योग्य वाली बात है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति भाषण है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण है। और इस जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया ये भाषण जो है आपके अंदर देशभक्ति के प्रति आपके अंदर प्रेम जगा देगा। यदि आप हिंदुस्तान के लाल हो, यदि आप बिहार के मिट्टियों से पैदा लिए हो, तो आपके अंदर देशभक्ति जरूर जगेगी। और ये भाषण कहाँ दिया गया? संपूर्ण क्रांति जो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये भाषण कहाँ दिया गया? संपूर्ण क्रांति भाषण कहाँ दिया गया? तो ये गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया गया 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को गांधी मैदान में दिया गया ये भाषण, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बुक, यदि आपके पास बुक है तो बुक निकालिए और बुक को रखिए, ठीक है। और देखिए हम क्या क्या बुक में पढ़ा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हम जो है बता रहे हैं, क्या इसका अर्थ बताते हैं, सारा चीज़ आपको डिटेल में आपको जो है हर एक यानी कि आपको लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए बुक निकालिए और रखिए, अपने पास बुक रख लीजिए, ठीक है। चलिए, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ये एक भाषण है। तो भाषण की तरह होता है, कविता की तरह होता है, कहानियां की तरह होता है, ठीक है। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागरूक किया। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं बेलोर अस्पताल याद रखिएगा, जब मैं वेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रुका था। याद रखिएगा, जब जयप्रकाश नारायण जी वेल्लोर जा रहे थे, वेल्लोर के लिए जब रवाना हो रहे थे, तो वो मद्रास में किनके यहाँ रुका था? तो अपने मित्र के यहाँ। तो मित्र का नाम क्या था? श्री ईश्वर अय्यर। याद रखिएगा, मित्र का नाम था श्री ईश्वर अय्यर, ठीक है। वहां पर कितना दिन रुका? तो वहां पे जाकर जयप्रकाश नारायण जी 2 दिन तक वहां पे रुके थे, ठीक है। याद रखिएगा, वहां दिनकर जी, गंगा बाबू जी मिलने आए थे। दिनकर जी और गंगा बाबू की रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू कौन थे? तो इनका मित्र था। याद रखिएगा, दिनकर जी और गंगा बाबू इनके मित्र थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है, मैं देखता हूँ। हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। निकलने मतलब यह है, जयप्रकाश नारायण जी भाषण में दे रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे हैं और भाषण में कह रहे हैं कि दिनकर जी हमारे इस आंदोलन को वह प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। वो बता रहे हैं, अपने भाषण में बता रहे हैं, ठीक है। और दिनकर जी के जो है प्रशंसा कर रहे हैं अपने भाषण में, ठीक है। और ये जो क्रांति हमने चलाया है, हमने ये जो क्रांति चलाया है, संपूर्ण क्रांति, इनका जो है
दिनकर जी इनका बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो आपसे आशाएं लगाए हुए थे, अब मेरा आशाएं पूरा होगा इस क्रांति में। कौन कहते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। किसको? तो जयप्रकाश नारायण जी को। याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, अब हमारे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे, क्रांतिकारी पे विचार होंगे। कहां किस पर विचार होगा? तो क्रांतिकारी पे विचार होंगे। कौन कह रहे हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है। जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली लाठियां का सामना करना होगा, जेल को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। कहने मतलब यह है, जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि इस क्रांति में, इस संपूर्ण क्रांति में यदि जो भी युवक साथियां इसमें भाग लेंगे, उन्हें हर एक परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो उन्हें लाठियां भी खानी पड़ेगी, गोलियां भी खानी पड़ेगी, उनका जमीन भी कुर्कियां होगी, है ना। उस पर गोली भी चलेगी, लाठियां भी चलेगी, है ना। तरह तरह के कष्ट उनको दिया जाएगा, तो इन सभी कष्टों को आपको सहना होगा। ये संपूर्ण क्रांति है मित्रों, ये संपूर्ण क्रांति है। या कोई विधानसभा के विघटन का ही नहीं, आंदोलन नहीं है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ता में है। दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने इस देश की जनता को जाना है। इस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजार लाखों जवान ने कुर्बानी दी है। कहने का मतलब यह है, वो जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी ना जाने इस युवक साथियों को अभी ना जाने कितना मिल जाना है। किसके शब्दों में? तो जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, ठीक है। उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजार लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद, 27-28 वर्ष के बाद उसमें जनता करार रही है। इस 27-28 वर्ष में जनता करार रही है। भूख है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इस 27-28 वर्षों में भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता, कोई काम बिना रिश्वत का नहीं होता है, जनता का जनता का निकलता है बगैर रिश्वत की। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो। इनकी कहने मतलब है, आपको जहां भी बैंक में टिकट जहाँ पे टिकट मिलता है, हर एक जगह पे आपको रिश्वत बिना दिए आपका कोई भी काम नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं? ये जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं। उसमें जहां भी हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की। शिक्षा कैसी दी जा रही है? इनकी जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार शिक्षा कैसी दी जा रही है? तो शिक्षा जो है गुलामी की शिक्षा दिया जा रहा है। शिक्षा पाकर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए। शिक्षा पाकर दर ठोकरे खाना पड़ता है नौकरी के लिए। नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में बढ़ी है। तो मित्रों,
तो मित्रों आज की स्थिति आज की स्थिति यह है। और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, उसी मित्र इनके रामनाथ जी गोयनका कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी का मित्र था, है ना, रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? तो रामनाथ जी गोयनका। रामनाथ जी गोयनका कौन है? तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन है? तो रामनाथ जी गोयनका, है ना। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि दिनकर जी का जो है मृत्यु हो जाता है, हार्ट का दौरा पड़ने की, दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है उनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में उनका मृत्यु हो जाता है। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी। उनकी यह कविता है, सुन के उनका वह सुंदर जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज लगता है कि हमारे 2 मित्रों की कितनी कमी है। ये कौन बोल रहा है? ये जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि आज हमें 2 मित्रों की बहुत ही कमियां है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, यदि आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत था, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्ण हम देते हैं, एक एक शब्द में अंगार होता। आज दिनकर जी जो नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, प्रारंभ हो गया। यह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है। ना दिनकर जी है, ना ही बेनीपुरी जी है। याद रखिएगा, ना ही दिनकर जी है और ना ही बेनीपुरी जी है हमारे बीच। तो कौन बोल रहा है? ये जयप्रकाश नारायण जी बता रहे हैं कि आज ना ही बेनीपुरी जी है और ना ही दिनकर जी हमारे बीच है। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय भर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया, जब पहला मैंने आह्वान किया यूथ फॉर डेमोक्रेसी का पहला आह्वान किया। इनकी कहने का मतलब यह है, जयप्रकाश नारायण जी, पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी पहला आह्वान किसका किया था? तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, यूथ फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, या तो हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचार समितियों में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। देश के भविष्य आपके हाथों में है। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्र ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हमसे अब ये आंदोलन वगैरह नहीं होगा, है ना। आप लोग नेता बनिए, आप लोग नए पीढ़ी के हो, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर नया खून है ना। तो आप लोग जो है इस आंदोलन को इस आंदोलन में आप लोग भाग लीजिए, आप लोग नेता बनिए, है ना। हम आप लोगों को सलाह देंगे। तो नौजवान लोग क्या कहते हैं? नौजवान लोग कहते हैं कि हम सलाह से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश जी, सलाह से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको जो है नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा हूं, लेकिन अंत में बेलोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है,
मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिकेट करे पीछे से कि क्या करना है। जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल में छोड़ देना चाहूंगा। कहने का मतलब यह है कि यदि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, यदि कोई मुझे नेता बनाकर यदि मुझे कोई पीछे से यह कहे कि तो आपको ये करना है, तो उसी दिन मैं इस नेतृत्व को छोड़ दूंगा। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां मत बजाइए। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां मत बजाइए, तालियां मत बजाइए। ध्यान से सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्र की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनके बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा। जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आप आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहुदिन सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी घटना कॉलेज में आई। कहने का मतलब यह 1921 में जनवरी के महीने इसी घटना कॉलेज में आई। एससी का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट की साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के थे। क्रीम थे उस समय के विद्यार्थियों में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। कहने मतलब जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे, तो उन असहयोग आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी भी थे। उन नेताओं में से एक नेता जयप्रकाश नारायण जी भी थे, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन का जो स्वीकार किए थे। उन नेताओं में से इन नेताओं भी, इनकी जयप्रकाश नारायण जी भी थे, याद रखिएगा। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी क्या चीज के विद्यार्थी थे? तो साइंस के विद्यार्थी थे। तो राजेंद्र बाबू सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू, उनके जमात बाबू फुलेदार साहब वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनके प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। यानी कि इनको भेज दिया गया, फूलदेव बाबू के साथ इनको भेज दिया लेबोरेटरी में जाकर कुछ अब तुम सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में मैं भी दाखिल होने के लिए, याद रखिएगा, हिंदू विश्वविद्यालय में मैं भी दाखिल होने के लिए तैयार नहीं था, है ना। याद, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में मैं भी दाखिल होने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी एड मदर विश्वविद्यालय को मिलती थी। याद रखिएगा, वो जयप्रकाश नारायण जी जो थे, वो हिंदू विश्वविद्यालय में जो है दाखिल होना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं दाखिल होना चाहते थे? उनका रीजन ये था कि सरकारी रुपये जो था वो सरकारी मदद क्या यहाँ पे यार गलत लिख दिया है, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड, ये गलत यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख दिया गया। क्या हो गया यहाँ पे? सरकारी एड मदद, ये याद रखिएगा। मदर, यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए आप लोग पेज नंबर 27 में निकालिए, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, यहाँ पे मदद लिख दिया, मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। यानी मतलब यह है कि हिंदू विश्वविद्यालय में वो इसलिए दाखिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि सरकारी रुपए जो था वो मदद विश्वविद्यालय को ही मिलता था।
मदद विश्वविद्यालय को ही सरकारी रुपए मिलता था, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय को सरकारी रुपए नहीं मिलता था। इसलिए वो हिंदू विश्वविद्यालय में जो नामांकन नहीं करवाना चाहते थे। याद रखिएगा जी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मगर जो वो हिंदू विश्वविद्यालय जो था वह पूर्ण रूप से वह राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी। आईएससी की पास की तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण जी कहाँ थे, तो जब जयप्रकाश नारायण जी हाई स्कूल में थे, जब हाई स्कूल में थे तो वो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका के बारे में कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती है और पिताजी नहर विभाग में जिलादार है। नहर विभाग में क्या है, तो नहर विभाग में जिलादार है। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। नॉन गजटेंट अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, उनका यह कहना था कि मैं इतना गरीब था उस समय कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मेरे माता पिता मुझे अमेरिका में पढ़ा सके। मेरे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब मैं विश्वविद्यालय में था, जब मैं हाई स्कूल में था तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुना था और उन्होंने कहा अमेरिका में बच्चे पढ़ सकते हैं, मेहनत मजदूरी कर पढ़ सकते हैं। और तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। जो है जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्हें हम किस नाम से पुकारूं, मुझे ये पता नहीं चलता है। आज मुझे बरसों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है। चूंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल हो गया। निकालने मतलब है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैंने अमेरिका में पढ़ा तो मैं अमेरिका का दलाल हो गया। लोग मुझे यही कहते हैं और कहते हैं कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन के दे दो तार और जयप्रकाश की हो गई हार। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। सुनिएगा, यहाँ पर से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार मेहनत मजदूरी करके अमेरिका में पढ़ाई किए। जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार से वो मेहनत मजदूरी करके वो जो है अमेरिका में पढ़ाई किए, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या काम किए अमेरिका में जाकर, किस प्रकार वो संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद वो क्या क्या बने। देखिएगा मित्रों, अमेरिका में मैं बगानों में काम किया। मैंने बगानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहां जानवर मारे जाते हैं वहां पे मैंने काम किया। उन कारखानों में काम किया जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कटोरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे। रुपया बचा लेते थे और कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टियां नहीं। एक घंटा
रेस्तरां में, होटलों में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया। खाने मतलब क्या है, देखिए कि जयप्रकाश नारायण जी से सीखने के लिए मिलता है। जयप्रकाश नारायण जी से बहुत चीज हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। किस प्रकार वो संघर्ष करके पढ़ाई किए, है ना। वो अमेरिका में जाकर वो इतना संघर्ष किए, अमेरिका में जाकर वो मेहनत मजदूरी किए, और वो ऐसे काम किए कि आप लोग अभी वैसे कामों को नहीं करते हैं। उन्होंने बागानों में काम किया, जहां जानवर मारे जाते थे वहां काम किया, लोगों के वो जूते साफ किया करते थे, है ना। और होटलों में काम किया करते थे, बर्तन को मांजा करते थे सॉरी, बहुत सारा काम वो किए। और उनके बाद वो अमेरिका में पढ़ाई किए। किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2 दिन लड़के कितने वर्षों तक दो चारपाई नहीं थी। कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे। एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। यानी कि एक ही रजाई था, और उसमें एक अमेरिका लड़का सोता था और एक जयप्रकाश नारायण जी सोते थे। वही एक रजाई में वो सारा काम करते थे, और एक ही चारपाई था, उसी चारपाई पे दोनों वो सोता था सॉरी। देखिए किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से वो संघर्ष करते हैं। आजकल अभी के समय में इनकी बहुत सारा फैसिलिटी दे दिया जाता है, फिर भी लड़के नहीं पढ़ते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार के संघर्ष करके वो पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों साथ सोते थे। एक रजाई में हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में, या जो होटलों का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू शाइन पार्लर में उसने ले करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी से सीखिए। इन्होंने जूता भी साफ किया, है ना। इन्होंने जूता भी साफ किया। शू शाइन पार्लर में उसने लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया। डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि लोग मेरा इतिहास को भी जानते हैं, लोग मेरा इतिहास को जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, और अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लोग वहाँ जाकर वो बगीचा में काम किए, जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ काम किए ना। लोगों का जूता साफ किया, होटलों में जो है बर्तन वगैरह भी साफ किया। क्योंकि हमारा इतिहास को जानते हुए भी लोग मुझे गाली देते हैं। मुझे तो शर्म उन लोगों के ऊपर आता है जो मुझे गाली देते हैं। मेरा इतिहास को जानने के बावजूद भी मुझे गाली देते हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण जी का किस प्रकार उनका जो है जीवन था, उनका विद्यार्थी जीवन था। ठीक है, अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में और घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था। वह ट्रोट्स्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे। 1924 में कौन मरा था? तो 1924 में लेनिन मरा था। 1924 में लेनिन मरा था। याद रखिएगा कि 1924 में कौन मरा? तो 1924 में लेनिन मरा। 1924 में मार्क्सवादी बना था। 1924 में ही मार्क्सवादी बना था। कौन? तो 1924 में जो है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ डाले। निकाले मतलब उस समय जो मार्क्सवादी का जो ग्रंथ छपता था वो अंग्रेजी में ही छपता था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी किस प्रकार जो है वह विद्यार्थी जीवन में वह संघर्ष किए, है ना। ये आपको कहानियां पढ़ने से आपके अंदर जोश आ गया होगा और आपको ये मालूम चल गया कि किस प्रकार वो अपना विद्यार्थी जीवन गुजारे, है ना।
और 1924 में लेनिन, 1924 में वो क्या थे, 1924 में लेनिन का जो है, लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ। और 1924 में ये क्या बने, तो 1924 में मार्क्सवादी बने। 1924 में जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको ये वीडियो समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।